वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम आज इस वीडियो के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि का डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में डिवाइड किया था। 2 भाग थे हमारे पास। एक तो था हमारे पास प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा था हमारे पास अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। संक्षिप्त में बताऊं मैं, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता जरूरी नहीं है। अगर प्रकाश हो भी तो प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती रहती है। यहाँ पर अगर प्रकाश ना हो तो प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसे हमने हिल रिएक्शन कहा। क्या कहा हमने इसको? हिल अभिक्रिया कहा, हिल अभिक्रिया। ठीक है। और इसे हमने क्या कहा? डार्क रिएक्शन। क्या बोला था इसको हमने? डार्क रिएक्शन। यानी कि लाइट रिएक्शन थी, ये तो क्या है? लाइट रिएक्शन है हमारे पास, और ये क्या है? डार्क रिएक्शन। इसके बारे में किसने बताया था? हिल ने बताया था हमारे। किसने बताया था? हिल, HILL। और इसके बारे में बताया था F ब्लैकमैन ने। किसने बताया था? F ब्लैकमैन ने बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर शॉर्ट में हम बता चुके थे आपको कि प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसको स्वांगीकारी शक्ति में बदला जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है विभिन्न वर्णकों की सहायता से, और अवशोषित करने के पश्चात उसे किस में बदला जाता है? स्वांगीकारी पावर में बदला जाता है, स्वांगीकारी शक्ति में बदला जाता है, यानी कि NADPH2 जैसे मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद के रूप में बदला जाता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर हमने बताया था आपको कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो पूर्व में निर्मित जो स्वांगीकारी शक्ति है उसकी सहायता से अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 को कार्बोहाइड्रेट रूपी पदार्थ में बदला जाता है, खाद्य पदार्थ में बदला जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि CO2 का अपचयन किया जाता है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है। यहाँ पर हम अब डिटेल से बात करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के कुछ चरण हैं हमारे पास, उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रमुख चरण, प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रमुख चरण, प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रमुख चरण, स्टेप्स इन्वॉल्व लाइट रिएक्शन। सबसे पहले बात तो ये हमारे पास प्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम जो चरण है हमारे पास, वो प्रथम चरण है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण एवं पराणहरित अणु का उत्तेजित होना, पराणहरित अणु का उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो हमारे पास क्या है? प्रकाश का अवशोषण, और उसके बाद इस अवशोषित प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल जो अणु है वो क्या होता है? एक्साइटेड होता है, उत्तेजित हो जाता है, यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक। दूसरा स्टेप, 1 बाई 1 स्टेप हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और उसके बाद पराणित अणु क्या हो जाता है? उत्तेजित होता है। सेकंड स्टेप जो होता है हमारे पास वो है हमारे पास जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का मुक्त होना, एवं ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना। सेकेंड स्टेप के अंदर जो प्रकाश अवशोषित किया है जिसकी सहायता से परिणित उत्तेजित हुआ है, अब उसी उत्तेजित परिणित अणु के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी की सहायता से जल का क्या होता है? अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस जब जल का होगा, सॉरी फोटोलाइसिस, क्या होगा? फोटोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस में अंतर है भाई, जल अपघटन और ये प्रकाशिक अपघटन है। ठीक है। जल का अणु का निकलना हाइड्रोलाइसिस,
ठीक है, या जो हम कह सकते हैं जल का अणु का विघटन होना। ठीक है, अब यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक अपघटन। अब यहाँ प्रकाशिक अपघटन हो रहा है किसका, जल का अणु का हो रहा है। अब जब प्रकाशिक अपघटन होगा तो उसके फलस्वरूप क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन कौन सा निकलेगा, नवजात ऑक्सीजन या फिर परमाणविक ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर होता है हमारे पास स्वांगीकारी ऊर्जा या शक्ति का निर्माण। स्वांगीकारी शक्ति या ऊर्जा या मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद, बोले तो NADPH+ या हम यह कह सकते हैं NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण। ठीक, ये हमारे पास स्टेप है। प्रकाशिक अभिक्रिया के कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण होगा। जब प्रकाश अवशोषित हो जाएगा, किसकी सहायता से होता है प्रकाश अवशोषित, वर्णकों की सहायता से। किसकी सहायता से होता है, वर्णकों की। और वर्णक में क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी तो एक प्रकार का क्या है, परिणामित भी क्या है, वर्णक। अब जब क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। क्या मुक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ठीक, अब उत्तेजित हो गया। अब उत्तेजित होने के पश्चात अब जो हमारे पास जो क्लोरोफिल अणु के अंदर जो ऊर्जा निहित हुई है, जो उपस्थित हुई है, जो प्राप्त हुई है, किसकी सहायता से, प्रकाश अवशोषण की सहायता से। जो क्लोरोफिल अणुओं के अंदर जो ऊर्जा उपस्थित हुई है, यानी कि एक तरह से प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा की सहायता से, उस प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल का क्या होता है, अपघटन होगा। अपघटन से क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ऑक्सीजन का निष्कासन होने के बाद में फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इस प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन आयंस का निर्माण होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, NADP+ से H+ आयन जुड़कर क्या करते हैं, NADP से क्या करते हैं, NADP+ से या हाइड्रोजन आयन जो जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, NADPH2 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, NADPH2। NADPH2 एक तरह से क्या है हमारे पास, स्वांगीकरण एनर्जी। तो इसको हम डिटेल से अगर बताने की कोशिश करें तो किस प्रकार ये हम बात करते हैं यहाँ, और इसको 1 by 1 स्टेप से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा रिटर्न भी करेंगे इसका मैटर। पहला है हमारे पास प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। ठीक, यहाँ पर क्या है, विभिन्न जो वर्णक हैं, विभिन्न जो वर्णक हैं, विभिन्न वर्णक जैसे पर्णहरित, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, की सहायता से प्रकाश संश्लेषी विकिरण को अवशोषित किया जाता है, को अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाएगा। ठीक, अवशोषित कर लिया, पहला है। दूसरी बात क्या है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की सहायता से पर्णहरित अणु उत्तेजित हो जाता है, पर्णहरित अणु उत्तेजित हो जाता है। पर्णहरित क्या हो जाएगा, उत्तेजित। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास क्लोरोफिल है, ये हमारे पास क्या है, विकिरण ऊर्जा H², और इसके बाद में हमारे पास
ये सामान्य, और ये क्या है, उत्तेजित। क्या है ये, उत्तेजित। तो कुल मिला के ये है उत्तेजित क्लोरोफिल हो गया हमारे पास, परिणत क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। किस स्टेप के अंदर हमारे पास, फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, अब ये जो उत्तेजित परिणत है, इसमें जो संचित ऊर्जा है, उस ऊर्जा की सहायता से क्या होता है, जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन। जल का क्या होगा, प्रकाशिक अपघटन होगा। जल का प्रकाशिक अपघटन कैसे, देखो सेकंड जो हमारे पास, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं O2 का निष्कासन, O2 का निष्कासन। अब यहाँ क्या होता है, उत्तेजित जो परिणत अणु है उसमें संचित जो ऊर्जा है, फोटोन ऊर्जा है, उस फोटोन ऊर्जा की सहायता से जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो H2 है, जो क्लोरोफिल अणु के अंदर हमारे पास, इसके अंदर क्या थी, H न्यू एनर्जी थी, जो क्लोरोफिल अणु के अंदर क्या थी हमारे पास, एनर्जी थी। उस एनर्जी का क्या होता है, उस एनर्जी की सहायता से इसका क्या होगा, अपघटन होगा, 2H प्लस और हाफ O2। क्या बनेगा ये हमारे पास, ये हाइड्रोजन आयन्स है और ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, परमाणविक ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं इसको, परमाणविक ऑक्सीजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2O, तीर का निशान, H न्यू 4H प्लस O2। क्या लिख सकते हैं इसको, O2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन हो गया और ऑक्सीजन हाफ की जगह क्या हो गया, फुल हो गया, O2। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है इसका तो क्या होता है, निष्कासन होता है। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस। और ये फोटोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, क्लोरोफिल में। क्या हो रही है, कहाँ संपन्न हो रही है, परिणत में, परिणत में संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, जल के एक अणु के प्रकाशिक अपघटन से कितने हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है, 2 हाइड्रोजन आयन को। कितने हाइड्रोजन आयन को निर्माण होगा, 2 हाइड्रोजन आयन को। आपसे ये पूछा जाए कि एक ऑक्सीजन अणु के निर्माण के लिए जल के कितने अणुओं का प्रकाशिक अपघटन किया जाए। एक अणु ऑक्सीजन के निर्माण के लिए, एक अणु ऑक्सीजन निर्माण के लिए है ना, जल के कितने अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होना चाहिए, 2 जल के अणुओं का। कितने होना चाहिए, 2 जल के अणुओं का। और एक जल के अणु से तो क्या हो रहा है, हमारे पास हाफ O2 बन रही है। इसका मतलब क्या है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन, अपना अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, उस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन के 6 अणुओं का निर्माण होता है। C6 होता है, नहीं होता, 6O2 का निर्माण होता है। अब ये 6O2 के निर्माण के लिए कितने जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर 6 ऑक्सीजन अणुओं के निर्माण के लिए कितने जल के प्रकाशिक अपघटन होता है, कितने जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है भाई। एक O2 के लिए हमारे पास कितने चाहिए, 2 H2O चाहिए। तो 6 O2 के लिए क्या चाहिए हमारे पास, 12 नहीं चाहिए क्या, तो 12 H2O। और अभी हमने बताया था आपको प्रकाश संश्लेषण की क्या, CO2 प्लस 12 H2O, तीर के साथ 12 H2O बताया था ना, यहाँ 6 CO2 प्लस 12 H2O। तो यहाँ 12 H2 जो होते हैं, ये 12 H2 अणु जो होते हैं, इनकी सहायता से कितने ऑक्सीजन का अणु का निर्माण होता है,
6 ऑक्सीजन अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या बताया आपको, जल का प्रकाशिक अपघटन और O2 का निष्कासन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आ रहा है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पादों का निर्माण या स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। तीसरा स्टेप क्या रहा था हमारे पास, मध्यवर्ती ऊर्जा उत्पाद या स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। तो यहां पर हम देखते हैं NADPH2 का निर्माण। किसका निर्माण, तीसरा स्टेप हमारे पास NADPH2 का निर्माण। NADPH2 का निर्माण, NADPH2 के निर्माण के लिए क्या चाहिए हमारे पास, देखिएगा यहाँ थाइलेकोइड झिल्ली जो होती है ना, थाइलेकोइड झिल्ली, थाइलेकोइड झिल्ली क्या होती है, थाइलेकोइड झिल्ली। इस थाइलेकोइड जो झिल्ली होती है इसमें स्ट्रोमा सतह की ओर, स्ट्रोमा सतह की ओर, स्ट्रोमा सतह की ओर क्या होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण। कैसे होगा, अभी हमने बताया था H2O का प्रकाशिक अपघटन, ये बताया था हमने। ये बताया इस प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण हुआ है, H+ आयन का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास NADP+ से क्या जुड़ जाए, 2H+ जुड़ जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, NADPH2। किसका निर्माण होगा, NADPH2 का। तो ये जो है जल के प्रकाशिक अपघटन से निर्मित हाइड्रोजन आयन, जल के प्रकाशिक अपघटन से निर्मित जो हाइड्रोजन आयन है वो थाइलेकोइड झिल्ली के स्ट्रोमा सतह पर, थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर NADP से मिलकर किसका निर्माण करते हैं, NADPHD का निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाती है, स्वांगीकरण, क्या कहलाती है, स्वांगीकरण शक्ति, एस्मलाइजेशन पावर कहलाती है। और इसी स्वांगीकरण शक्ति के कारण क्या होता है, CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपचयन होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। और एक और ख़ास बात है, यहाँ जैसे ये प्रक्रिया हो रही है ना हमारे पास H2O का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है भाई। अब ये फोटोलाइसिस के दौरान 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन और मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये फोस्फोरिलीकरण, फोस्फोरिलीकरण किसकी सहायता से, फोस्फोरिलीकरण की सहायता से गुजरते हुए, फोस्फोरिलीकरण क्रिया की सहायता से गुजरते हुए क्या करते हैं, NADPH2 का निर्माण करते हैं। यहाँ जो ये उसका निर्माण हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, NADP+ 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान क्या बन रहा है, NADPH2, इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होगा भाई, क्या मुक्त होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकाश तंत्र की सहायता से, एक प्रकाश तंत्र और शब्द आता है हमारे पास, क्या आता है, प्रकाश तंत्र। इसको थोड़ा समझिए, फोटो सिस्टम, मैं आगे बताऊंगा इसको थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन अब यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो प्रकाश तंत्र होता है ना, वो क्या होता है, पर्यावरण के विभिन्न जो अणु होते हैं ना, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भाग लेने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं ना, वो अणु मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश तंत्र का निर्माण करते हैं। जिनमें एक अणु तो क्या होता है, मुख्य अणु होता है जिसे हम अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, और उसके अलावा सहायक अणु होते हैं। ठीक, अभिक्रिया जो केंद्र जो अणु होता है ना, अभिक्रिया केंद्र अणु, वो क्या करता है, मोस्टली क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। लेकिन जिस प्रकाश का वो अवशोषण नहीं कर पाता, उस प्रकाश को कौन अवशोषित करता है,
सहायक अणु कौन करते हैं? सहायक अणु। तो हम ये कह सकते हैं मुख्य प्रकाश अणु और सहायक मुख्य शोषण वर्णक, शोषण वर्णक क्यों? प्रकाश संश्लेषी वर्णक, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक और सहायक वर्णक मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकाश तंत्र। क्या बनाते हैं? प्रकाश तंत्र। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर होता है, किसी में तो होता है 680 और किसी में होता है 700, ये 680 और 700। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। तो प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है ना, और ये तो फर्स्ट होता है, उसके अंदर तो क्या होता है? P700। और सेकंड जो होता है ना, उसके अंदर रिएक्शन सेंटर जो होता है, ये P700 P600 क्या है? 80 है। ये क्या होते हैं? जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल ए, इसका प्रकार है क्लोरोफिल ए, इसका 660, 670, 680, 690, इस तरह से 700। अगर हमारे पास रिएक्शन सेंटर कौन सा है? 680, तो प्रकाश तंत्र कौन सा होगा? सेकंड है। अगर हमारे पास रिएक्शन सेंटर क्या है? P700, तो फिर हमारे पास प्रकाश तंत्र क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश तंत्र हो इस प्रकार, जैसे मान लीजिए मुख्य होगा P700, उसके बाद में ये हमारे पास क्या है? ये सहायक वर्णक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकाश तंत्र। तो यहाँ एक दूसरा हमारे पास जैसे ये P680, यहाँ ये सहायक वर्णक है। अब सहायक वर्णक के अंदर क्या होता है हमारे पास? क्लोरोफिल BCDE, क्लोरोफिल BCDE, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और इसके अलावा कौन से हो सकते हैं? कैरोटिनोइड्स हो सकते हैं, इसके अलावा जेंथोफिल हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो ऊर्जा इसकी सहायता से अवशोषित नहीं होती, रिएक्शन सेंटर की सहायता से, रिएक्शन अणु की सहायता से नहीं होती, सेंटर मॉलिक्यूल की सहायता से अवशोषित नहीं हो पाती, उस ऊर्जा को क्या करते हैं? ये सहायक अवशोषित करते हैं। और सहायक अवशोषित करके किसको डाल देते हैं? अभिक्रिया केंद्र को डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? अभिक्रिया केंद्र को डाल देते हैं। ठीक। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है किसकी सहायता से हो रही है? प्रकाश तंत्र की सहायता से। और प्रकाश तंत्र किस में पाया जा रहा है? परिणत के अंदर। और परिणत क्या है हमारे पास? एक वर्णक है, पिगमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर हम भी बात कर रहे हैं कि ये जो लास्ट जो हमारे पास स्टेप था NADPH2 का निर्माण, NADPH2 के निर्माण का निर्माण जो कहाँ होता है? थाइलेकोइड जो झिल्ली होती है उसकी बाहरी सतह, जो कि स्ट्रोमा सतह होती है। ठीक है। और स्ट्रोमा सतह पर क्या होता है? वहाँ पर NADP जो होता है वो किससे क्रिया कर लेता है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन से क्रिया कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके क्या बना लेता है? वो NADPH2 का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकारी शक्ति कहते हैं। और इसी स्वांगीकारी शक्ति की सहायता से क्या होता है? आगे चलकर वो किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट रूपी खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक हमारे पास प्रकाश फोस्फोरिलीकरण है। चौथा स्टेप हमारे पास, इसके अंदर एक स्टेप दे रखा है प्रकाश फोस्फोरिलीकरण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में फोस्फोरिलीकरण का होना। प्रकाश की उपस्थिति में फोस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया का होना क्या कहलाता है? प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। प्रकाश फोस्फोरिलीकरण का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पता है क्या होता है? ATP का निर्माण। प्रकाश फोस्फोरिलीकरण का मतलब क्या हो रहा है? एक तरह से ATP का निर्माण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ATP के निर्माण की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश फोस्फोरिलीकरण, फोटोफोस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? फोटोफोस्फोराइलेशन प्रक्रिया कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक। ATP का निर्माण हो गया। अब ये जो है आगे चलकर फिर हमारे पास एक आता है लाल पतन इमर्सन प्रभाव, एक आता है रेड ड्रॉप, एक आता है इमर्सन इफेक्ट। ठीक। और एक आता है हमारे पास 2 वर्णक तंत्र, 2 पिगमेंट सिस्टम आता है। प्रकाश तंत्र के बारे में डिस्कस करें तो 1 बाय 1 के बारे में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाल पतन के बारे में। किसके बाद बात करेंगे? लाल पतन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाल पतन के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये देख चुके थे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है उसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। या हम ओवरऑल अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है हमारे पास? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। ये
अब यहाँ जो ये 700 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर है, ये जो प्रकाश है ये हमारे पास लाल प्रकाश से संबंधित है। किस प्रकार, कौन सा प्रकाश है ये? लाल। और इधर हमने क्या कहा? बैंगनी। क्या कहा था इसको? बैंगनी कहा था ना भाई, ठीक। अब क्या होता है लाल पतन के बारे में? इमर्शन एवं उसके सहयोगी, इमर्शन और उसके सहयोगी, इन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया इन्होंने? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान लाल प्रकाश दिया जाता है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर क्या दिया जाता है? लाल प्रकाश या लाल प्रकाश संबंधित तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश दिया जाता है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान रेड प्रकाश दिया जाता है पौधों के लिए, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। चूंकि ये घटने की जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर की जो घटने की दर है, वो किससे संबंधित है? लाल प्रकाश से। किससे संबंधित है? लाल। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब ये प्रकाश जो होता है, कितने प्रकाश दिया जाता है? यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं 680 लैम्बडा से अधिक तरंग दैर्ध्य का, यानी कि लैम्बडा से अधिक प्रकाश दिया जाता है। 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से अधिक का जब प्रकाश दिया जाता है, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या किया जाता है? 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश दिया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण की दर घटने की जो दर है वो किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? भाई 680 700 लगभग लाल क्षेत्र तो होता है, ये लाल प्रकाश से संबंधित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? लाल पतन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लाल पतन। इमर्शन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। चूंकि ये दर लाल प्रकाश से संबंधित होती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? लाल पतन या रेड ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाल पतन या रेड ड्रॉप कहते हैं, ठीक। ये कहलाता है लाल पतन। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव। क्या आता है? इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव। इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव को क्या होता है? देखो, दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव। इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव। इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव के अंदर क्या किया जाता है? यहाँ पर दो प्रकृति का क्या जाता है? दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है। एक तो 680 नैनोमीटर से अधिक वाला प्रकाश, 680 नैनोमीटर से अधिक वाला प्रकाश, ठीक। और एक 680 नैनोमीटर से कम वाला प्रकाश दिया जाता है। एक बार तो हमने 680 से अधिक दिया, जब प्रकाश संश्लेषण की दर को काउंट कर लिया हमने, प्रकाश संश्लेषण की दर वो काउंट कर ली, माना हमारे पास क्या है वो x, ठीक। अब हमने क्या किया? दूसरी बार 680 नैनोमीटर से कम वाला प्रकाश दिया है, माना इस दौरान हमारे पास दर क्या है? y, ठीक। ये हो गया। दोनों का मान कितना हो गया हमारे पास? दोनों का मान क्या हो गया? दोनों दर का x प्लस वाई, ठीक है। कुल मान क्या हो गया हमारे पास? कुल दर क्या होगी? कितनी होगी? x प्लस वाई, ठीक। अब हम बात करें नेक्स्ट। इमर्शन क्या करता है? एक बार तो ऐसे देता है वो अलग अलग प्रकाश, 680 से अधिक दे दिया, 680 से कम वाला प्रकाश दे दिया। नेक्स्ट बार क्या करता है? वो मिक्स करता है। कैसा प्रकाश देता है वो? 680 से अधिक और 680 से कम वाले प्रकाश को मिश्रित करके देता है। वो इन दोनों को क्या कर देता है? मिश्रित कर देता है। इन दोनों को मिश्रित कर देता है।
और अब फिर वो दर का मान कैलकुलेट करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर का मान कैलकुलेट करता है, माना वो क्या है z, वो क्या है z। तो क्या देखने को मिलती है उसको देखने को मिलता है कि जब अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को दिया जाता है तो उनकी कुल दर का मान मिश्रित प्रकाश में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की दर से कम होता है। यानी कि ये कह सकते हैं x प्लस वाई, वो उसकी जो दर होती है वो कैसे होती है, z से कम। यानी कि ये तो हमारे पास है अलग अलग प्रकाश, ठीक, और यहां पर क्या है, मिश्रित प्रकाश। तो अब ये जो होना तो क्या चाहिए, बराबर ही होना चाहिए था ना भाई, लेकिन यहां पर क्या है, इससे अधिक हो गई इसका मान, इससे अधिक हो गया, तो ये क्या कहलाया, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। क्या कहलाएगा, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान 680 से अधिक प्रकाश तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को दिया जाता है और जब 680 तरंग दैर्ध्य से कम वाले प्रकाश को दिया जाता है, तो दोनों की जो प्रकाश संश्लेषण की दर का मान जो होता है मिश्रित प्रकाश की दर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी कि ये कह सकते हैं मिश्रित प्रकाश की जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग प्रकाश तरंग दैर्ध्य युक्त प्रकाश की संश्लेषण की दर से क्या होती है, अधिक होती है। मिश्रित प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसका मान अलग अलग प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण दर से क्या होता है, अधिक होता है। इसे क्या कहते हैं, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। क्या बोलेंगे इसको, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास पिगमेंट सिस्टम, प्रकाश तंत्र वाला सिस्टम, वर्णक तंत्र, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, ओके बाय।